दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। अधिकांश मंत्रियों ने जो है अपना कार्य ग्रहण कर लिया है और अब उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान भी इनमें से एक हैं जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि किसान आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन का जो असर था उसकी वजह से बीजेपी को कई राज्यों में अपनी सीटें गंवानी पड़ी हैं। अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालने आए हैं, उनको साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया। दोनों गांव से संबंधित हैं, दोनों किसानों से संबंधित हैं। अब देखना है कि वो किस तरह का काम कर पाते हैं। हालांकि ये बात हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है, इकोनॉमिस्ट भी चर्चा कर रहे हैं, किसान भी चर्चा कर रहे हैं कि ये काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी सिंसियर हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पे किसान आंदोलन इनकी प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि किसान आंदोलन एक बड़ी इनके लिए चुनौती है, लेकिन उससे पहले इनकी बातचीत कर लेनी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सीएम रहते हुए, रिकॉर्ड टाइम तक सीएम रहे, मध्य प्रदेश में सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने खेती बाड़ी में ऐसे कौन से काम किए हैं। ऐसे 2, 4, 5 काम ऐसे ज़रूर बताने चाहिए कि वो कौन से काम है जिसकी वजह से आज उन्हें कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मंत्रालय का काम दिया गया है, जहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है जिसका इम्पैक्ट पूरे देश में होता है। जैसे 3 कृषि कानून आए तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ, जगह जगह बड़ा आंदोलन चला। तो कृषि जैसा मंत्रालय जहाँ जो सीधे किसानों से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, जिसका एक भी गलत आदेश बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान करने की वो कुव्वत रखता है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के सामने क्या चुनौतियां होंगी, लेकिन चुनौतियों से पहले सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में उनके सीएम रहते हुए एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी थी। अगर इकोनॉमिक्स की उसमें देखा जाए टर्म में, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि ग्रोथ एक्चुअली किसी राज्य में कितनी है, या देश की बात करें तो देश में भी देखा जाता है कि कृषि की जो विकास है वो कितनी है। उसी हिसाब से यह तय किया जाता है किसानों के लिए जो योजनाएं हैं वो अच्छी हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बात करेंगे। ये 2005 में बन गए थे सीएम, लेकिन हम 2008 से हमने ये डेटा लिया है और ये डेटा केंद्र सरकार का डेटा है। और इस डेटा में ये जो लाइन है, नीली लाइन है, ये है भारत सरकार की एग्रीकल्चर ग्रोथ की लाइन। और दोस्तों ये जो पिंक लाइन है, ये है मध्य प्रदेश सरकार की जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, उसकी लाइन है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये डेटा, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग साल का मिल सकता है, लेकिन वो एक साथ कंपाइल करके बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमने केंद्र सरकार का ये सोर्स है, यहाँ से हमने लिया है। तो 2008 से 9 से अगर हम देखते हैं तो जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, भारत की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बिल्कुल नील के बराबर है, जीरो के बराबर है, जीरो के आसपास है। और यहाँ पे ये जो रेखा है एकदम बिल्कुल नीचे सटी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जब ये नीचे की तरफ है, बहुत कम ग्रोथ है, तो हम देखते हैं 8.8 ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ है। उसके बाद 9-10 में हम देखते हैं 8.9% की ग्रोथ है। 10-11 में भी कोई थोड़ा सा ही बढ़ा है, 0.2 के आसपास भारत की ग्रोथ थी, पूरी एग्रीकल्चर ग्रोथ। तब भी इनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ी ठीक ठाक मानी जा रही थी। हालांकि ये देखा जाए 2000 ये जो आंकड़ा है 11-12 का आंकड़ा है, ये ग्रोथ है करीब 13.5% की ग्रोथ है। और जैसा कि हम लोग लगातार बात करते हैं कि दोस्तों जो भारत की एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 5% के नीचे है, अगर पूरा 8-10 साल का देखा जाए। और जबकि यहाँ जो शिवराज सिंह चौहान की अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, अपने स्टेट में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि एक साल इनका 12-13 में 24.5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ है। मुझे लगता है कि किसी भी राज्य की इतनी ग्रोथ नहीं देखी गई है। और यहाँ पे आएंगे 16-17 में तो 27% से ज़्यादा की एग्रीकल्चर ग्रोथ है। अब देख सकते हैं, इन दोनों में टैली कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को जो
कृषि मंत्रालय का काम दिया गया है वो मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझ के दिया है ये काम। और ये अपने आप में ये जो डेटा है ये उनकी सफलता की कहानी कहता है कि मध्य प्रदेश ने वो शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में कितना बेहतरीन जो है प्रदर्शन किया। तो ये तो रही बात। और एक बात इसमें और जोड़ देना चाहूँगा कि जो फार्मर्स इनकम डबल करने की बात होती है कि किसानों की इनकम डबल करनी है, और डबल क्यों नहीं हो पाई उसके पीछे भी एक वजह है। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ 10% से ज़्यादा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10% नहीं है, अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ 10% से ज़्यादा है पिछले 5-7 साल में, 10 साल में, तभी इनकम डबल हो पाएगी, जबकि वो 5% के नीचे नीचे है अगर सबको मिला दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ का आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँच गई है, इसके मुकाबले ये कहीं भी भारत की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसके आसपास भी नहीं ठहरती। तो अगर फार्मर्स इनकम भी बढ़ाने का जो टारगेट है ये भी कृषि मंत्रालय के पास है, तो हमें उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा इसमें काम करके दिखाएंगे। तो एक तो बात ये रही कि उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ किया, बहुत अच्छी ग्रोथ रही, इतनी ग्रोथ किसी राज्य की नहीं देखी गई है, तो इसलिए भी उनको चुना गया होगा, प्रधानमंत्री जी ने उनको चुना होगा। और एक दूसरी जो बात है कि एक स्कीम आपने सुनी होगी कि भावांतर भरपाई योजना। और दोस्तों उससे पहले एक चीज़ और बता दें, एक डेटा आया है, उस डेटा में 2005-06 से 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है वो 7.5% के आसपास के रही है एग्रीकल्चर ग्रोथ, अगर पूरा ओवरऑल जो हमने बताया उसको देखा जाए तो। ये तो ग्रोथ की बात रही, लेकिन अगर हम उनके और कार्यों की बात करें तो दूसरा एक काम है जिसकी काफ़ी तारीफ हुई थी और जिसकी बात करना यहाँ पे ज़रूरी है। उन्होंने भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी। ये इस योजना के बारे में दोस्तों बता दें कि ये योजना 16 अक्टूबर 2017 को उन्होंने शुरू की थी। देश में सबसे पहले ये योजना वहाँ शुरू की गई। इसका मकसद ये था कि अगर एमएसपी नहीं मिलता है किसी किसान को किसी फसल का, तो उस एमएसपी और जो बाज़ार मूल्य है, मान लीजिए कि 5,000 रुपये एमएसपी है और उसको 4,000 रुपये मिल रहे हैं किसान को मंडी में, तो वो पर्ची दिखाएगा, उसको सबमिट करेगा, तो उसको 1,000 रुपये का जो कंपनसेशन है ये सरकार देगी। इसको भावांतर भरपाई योजना कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद इसको हरियाणा ने भी अडॉप्ट किया। इसको 12-13 फसलें, इसमें 13 फसलें हैं मध्य प्रदेश में, और हरियाणा ने इससे भी ज़्यादा फसल उसमें शामिल कर लिए। तो एक योजना ये भी महत्वपूर्ण किसानों को सही दाम दिलाने की योजना है, वो इन्होंने शुरू की, भावांतर भरपाई योजना। तो ये महत्वपूर्ण उनके लिए बात है। सबसे पहले देश में इन्होंने शुरू किया, बहुत ही विजनरी एक तरह से स्कीम थी, इसको समझने की बात है। और एक जो मोदी सरकार का एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सेहत के लिहाज से भी और देश की इकोनॉमी के लिहाज से भी और धरती के सेहत के लिहाज से भी, जो खाने पीने वाले हैं आम इंसान की सेहत के लिहाज से भी, धरती के लिहाज से, वो है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो मुहिम है उस पर शिवराज सिंह चौहान ने बहुत काम किया है। और डेटा अगर मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि शिवराज सिंह चौहान ने चुपचाप जो इतनी बड़ी क्रांति की है उसमें, वो नोटेबल है और उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और चुनौतियों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तारीफ जरूर की जानी चाहिए, जो अच्छी बात है। पूरे देश में इस वक्त तक फरवरी 2024 का मेरे पास डेटा है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था, देश में 64 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जिसमें केमिकल फ्री फार्मिंग हो रही है। 64 लाख हेक्टेयर पूरे देश में है, जिसमें करीब 16 लाख हेक्टेयर के आसपास की जो ज़मीन है वो है सिर्फ मध्य प्रदेश की। देश में नंबर 1 है ऑर्गेनिक खेती के मामले में, नंबर 1 है। तो ये शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम आचार्य देवव्रत की बात तो बार बार करते हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बात की, नेचुरल फार्मिंग के लिए बात की, केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए बात की, लेकिन ये शख्स शिवराज सिंह चौहान ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसको एक्चुअली ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया, और वो डेटा में भी दिखता है। और
सबसे ज़्यादा किसान यहीं के ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि धरती को बचाने के लिए, धरती की सेहत को बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी बार-बार बात करते हैं, जो शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और करना चाहूँगा कि दोस्तों मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। उसमें सबसे पहले इन्होंने 4,000 रुपये और डाल करके अपने राज्य के किसानों को 10,000 रुपये देना शुरू किया। लाडली बहना योजना तो अलग है, उसके लिए काफ़ी लोकप्रियता इनको मिली है, लेकिन एक जो योजना किसानों के लिए थी उसमें भी इन्होंने 4,000 रुपये ऐड करके 10,000 रुपये अपने राज्य के किसानों को देना शुरू किया। और इसके बाद और भी कई राज्यों ने इसको अप्लाई किया। अभी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद राजस्थान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये अपनी तरफ से देने की बात की, यानी वहाँ के किसानों को 8,000 रुपये मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मछुआरों के लिए, जिनकी आमतौर पर लोग चर्चा नहीं करते, उसको लिए भी, इस वर्ग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जो मछली पालन का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनको इसके लिए, मछली पालन के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में इनको जोड़ा गया मछुआरों को, और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। इसके तहत काफ़ी पैसा दिया और करीब इसमें 1 लाख के आसपास जो किसानों ने क्रेडिट कार्ड लिया है। तो ये महत्वपूर्ण एक उनके लिए मध्य प्रदेश के लिहाज से एक स्कीम थी जिस पे इन्होंने काम किया। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, गेहूं का ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, और आमतौर पे गेहूं की जो खरीद है, गेहूं की खरीद में हमने देखा कि पंजाब सबसे आगे रहता था, लेकिन कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता था। करीब 125 लाख टन से ज़्यादा ही पंजाब इसमें खरीदता रहा है। मध्य प्रदेश ने 2020-21 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पहली बार उसका जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया और 130 लाख मीट्रिक टन वो खरीदा, गेहूं खरीदा अपने किसानों से, और पूरे देश में अव्वल रहे। तो एक साल मध्य प्रदेश ने, एक साल ऐसा किया काम, इस तरह से खरीद की व्यवस्था की कि सबसे ज़्यादा खरीद हुई देश में, और जो पंजाब का रिकॉर्ड रहता था उसको उन्होंने तोड़ दिया। इनका जो वो है कि एक और सफलता है कि मध्य प्रदेश इनसे पहले बीमारू राज्य की कैटेगरी में आता था, और ये माना जाता कि शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग फ्रंट पे, खेती के फ्रंट पे और भी तमाम उद्योगों के फ्रंट पे अलग अलग तरह से काम करके इसको बीमारू राज्य से बाहर निकाला। और इसीलिए निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं उनका काम ही था कि वो लगातार वहाँ चुने जाते रहे। अब बीजेपी नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने इनका ये सोचा कि खेती बाड़ी में इनका काम लेना है, मध्य प्रदेश से बाहर निकल करके पूरे देश में काम लेना है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी चुनौती उनको यह आएगी कि 120 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग है वो मांग है एमएसपी की गारंटी की। तो एमएसपी की जो गारंटी है वो कैसे दिला पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है। और हमने देखा कि ये इस मांग को कोई भी पूरा करने की स्थिति में नहीं था। कोई भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस सरकार आई, उसने भी नहीं पूरा किया। उससे पहले भी मांग उठती रही अलग अलग उसमें, लेकिन अब आंदोलन के जरिए 120 दिन आंदोलन चलते हो गया, एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। पंजाब हरियाणा में काफ़ी नुकसान हुआ, दाम को लेकर, फसलों के दाम को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किसानों को शिवराज सिंह चौहान कैसे साधेंगे। क्या शिवराज जी के शासन में, उनके कार्यकाल में, कृषि मंत्रालय के तौर पे जो उनका कार्यकाल होगा उसमें किसान आंदोलन और नहीं पनपने पाएंगे? क्या वो इसको प्यार से, जैसा उनका नेचर है, उनका दमनकारी नेचर नहीं है, क्या वो प्यार से किसानों को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे इस पे? ये पूरे देश की इस पे नज़र लगी हुई है और सब लोग इस पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब किसानों को बुलावा भेजेंगे, कब बातचीत का दौर शुरू होगा, वो देखने वाली बात है। और लेकिन एक और महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे आमतौर पे लोग सोचते नहीं। देखिए, कृषि मंत्रालय के जो काम है, कृषि मंत्रालय हमेशा चाहता है कि किसानों की जो इनकम बढ़े, उसका एक टारगेट है। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसका एक टारगेट दिया हुआ, केंद्रीय कृषि मंत्रालय पे टारगेट है कि इनकम डबल करनी है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि फसल का दाम बढ़ता है, वाणिज्य मंत्रालय आदेश ले आता है कि एक्सपोर्ट जो है वो बैन हो गया। वाणिज्य मंत्रालय उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का खेल खेलने लगता है, और उसकी जो कंसेंट है वो कंज्यूमर मिनिस्ट्री से जाती है कहीं ना कहीं।
कंज्यूमर मिनिस्ट्री के हस्तक्षेप की वजह से लगातार हमने देखा कि प्याज के किसान परेशान रहे। अगस्त 2023 से लगातार हम देख रहे हैं कि प्याज के किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मैक्सिमम 10 रुपये किलो पे वो बेच रहे थे और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई अगस्त 2023 में। उसके बाद दिसंबर 2023 में एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया। जब ये लगा बीजेपी को कि नुकसान होने वाला है, अब नुकसान हो रहा है, राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है लोकसभा चुनाव में, तब उन्होंने आनन फानन में 4 मई को एक्सपोर्ट खोल दिया। लेकिन जब तक वहाँ पे वोटिंग हुई तब तक दाम पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, दाम नहीं बढ़ा था, इसलिए बीजेपी को वहाँ काफ़ी नुकसान हो गया। देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी माना कि प्याज के मुद्दे पर हमें नुकसान होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह के फैसले होते हैं जिसमें सीधे किसान पे असर पड़ने वाला है, किसी भी पॉलिसी से, किसी भी मंत्रालय के डिसीजन से किसान पे असर पड़ता है, उसमें शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय का दखल कितना बढ़ा पाएंगे, कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। क्योंकि देखते हैं खासतौर पे वाणिज्य मंत्रालय की बात करें तो पीयूष गोयल के पास है, काफ़ी सीनियर मंत्री हैं, तो ये देखना पड़ेगा उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे बात करेंगे कि कोई भी किसानों से पहले किसानों के बारे में डिसीजन लेने से पहले, फसल के दाम के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिसीजन के लेने से पहले उनसे ज़रूर कंसेंट किया जाए, उनसे ज़रूर बातचीत की जाए, मंत्रालय से ज़रूर बात की जाए, कृषि मंत्रालय की उसमें अपनी बात ज़रूर रखी जाए। इस तरह की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये लगातार इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कृषि मंत्रालय कहीं ना कहीं, कृषि मंत्रालय की जो भूमिका थी वो वाणिज्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सामने छोटी हो गई। और छोटी होने की वजह से अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो मांग है, अपना जो आपका जो काम है, उसको ठीक तरह से न प्रेजेंट करने की वजह से तमाम ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से किसान नाराज हुए और उसका जो खामियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ा, वो सरकार को भुगतना पड़ा। और जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी वो आज 2-3 पार्टियों की बैसाखी पर आ गई। तो फिलहाल ये तो शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियां होंगी। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आज पूरे दिन उन्होंने बैठक ली है केंद्रीय कृषि मंत्रालय में। अब इंतज़ार करना पड़ेगा उनका जो आगे के फैसले किस तरह के होते हैं, क्या उनका डायरेक्शन होगा, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इस तरह की और खबरों के साथ बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।